हमारे पिछले ही एपिसोड में हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात किया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर सीईओ चित्रा रामकृष्णा के बारे में बात किया, जिन्हें एक योगी हिमालय में बैठ के कंट्रोल कर रहे थे और हमारा स्टॉक एक्सचेंज एक अननोन योगी चला रहा था। सारे इंस्ट्रक्शन, सारा मिस गवर्नेंस चित्रा नहीं कर रही थी, कोई योगी कर रहा था। चित्रा जी तो बस इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी और 3 सालों में 44 करोड़ रुपीस कमाकर ग्रेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट लिया, मोटा पैकेज के साथ। डिस्पाइट द फैक्ट दैट उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स थी, डिस्पाइट द फैक्ट उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रही थी, लेकिन समय समय पर रहते हुए सही गाइडेंस, सही ब्लेसिंग्स लेकर वो रिटायर कर गई। 6 साल बाद अब ये फ्रॉड बाहर आ रहा है, डिटेल्स अब बाहर आ रही हैं। एपिसोड देख लीजिएगा, फकीरी या फ्रॉड, बड़े डिटेल में बनाया था, आप लोग को पसंद भी आया है। आज बात कर रहे हैं एक सिमिलर केस के बारे में, और सिमिलर केस आ रहा है भारत पे से। एक पुराना केस जिसको दबाने की कोशिश हो रही है, एक कंट्रोवर्सी जिसको भुलाने की कोशिश हो रही है, और इसके मेन करता धरता है अशनीर ग्रोवर, जिनको आपने शार्क टैंक इंडिया में काफी देखा होगा। काफी सेलिब्रिटी टाइप इंसान अब बन चुके हैं। वैसे तो यूनिकॉर्न फाउंडर्स बहुत सारे हैं हमारे देश में, लेकिन अशनीर आजकल थोड़े ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। अब इनफेमस भी हो रहे हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट और उनके पत्नी के अगेंस्ट काफी एलिगेशंस लगे हुए हैं। उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन लगी थी, किसी को जान से मार देने की धमकी दी गई थी, क्योंकि भाई 500 करोड़ का लोन टाइम से अरेंज नहीं हो पाया। वो कौन सा लोन था, क्यों था, और उससे कैसे ग्रोवर जी की पोल खुली, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहां भी एक फाइनेंशियल फ्रॉड को दबाने की कोशिश हो रही है। बोला जा रहा है 4,000 करोड़ रुपए दे दो हमको, हम चलते बनते हैं। ये सब काहे इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हो हैं? कोई हमारे ऊपर एक्शन फ्यूचर में मत लेना, 4,000 करोड़ रुपए हमको दो और मामला रफा दफा करो। मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे? ऐसे आइडिया टीवी से आते होंगे, ऐसे आइडिया शायद पास्ट प्रैक्टिसेस से आते होंगे, शार्क टैंक पे रह के आते होंगे, लेकिन ऐसे आइडियाज लोगों में होते हैं, बड़े बड़े लोगों में होते हैं कि हम उल्टा सीधा काम कर सकते हैं, इलीगल काम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं पकड़ेगा। आपने ग्रोवर जी की हेकड़ी टीवी पर तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन अब ये हेकड़ी बाहर निकल रही है क्योंकि भारत पे ने कहा कि देखो बेटा, हम ये शार्क टैंक पे नहीं बैठे हुए हैं जहां तुम हमें गलियाओगे और हम चुपचाप सुन लेंगे। उनके अगेंस्ट फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हो चुकी है। सम ऑफ द बिगेस्ट ऑडिट एजेंसीज इन द वर्ल्ड उनकी पत्नी और उनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कुछ का तो नतीजा भी अब दिख रहा है। इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही समझ में आ गया था कि घपला तो है भारत पे, लेकिन अब बॉम्ब फटने लगा है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मजाक ही तो है। एक तरफ एनएससी की चित्रा रामकृष्णा को देख लीजिए, उधर अशनीर जी को भारत पे देख लीजिए। देशभक्त में हम ये सब क्यों कर रहे हैं? सडनली आप भी सोच रहे होंगे कि ये एंगल कहां से बदल गया है। एंगल नहीं बदला है, थोड़ा सा फोकस बदला है, आपको एक बात समझाने के लिए कि हम 2 इंडियाज में ही रहते हैं। एक इंडिया जहां बड़े बड़े लोग, उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनके लिए कोई डर नहीं है, उनके लिए कोई इनकम टैक्स, ईडी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में तो खास करके भैया देखिए, हमें भी बहुत रिस्पेक्ट है स्टार्टअप्स के लिए। देशभक्त भी अपने आप में एक छोटा सा स्टार्टअप है, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करता है। आज के एपिसोड में इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ये स्टार्टअप सिस्टम में, ये स्टार्टअप इंडिया में ऐसे जो लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम का मजाक उड़ाते रहते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं अरे ये सब तो कुछ नहीं है, और हम इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। सवाल है क्यों? सब आई ओपनिंग फैक्ट्स, कुछ सवाल आज के एपिसोड में। शुरुआत करते हैं आज की खबर से, सबसे बड़ी खबर से। फर्स्ट बिग ऑफिशियल स्ट्राइक हो चुका है। भारत पे ने टर्मिनेट कर दिया है माधुरी जैन को, ग्रुप हेड ऑफ कंट्रोल्स एट भारत पे, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वाइफ ऑफ कंपनी को फाउंडर एंड एमडी अशनीर ग्रोवर। जी हां, पत्नी तो आउट हो गई है, अब बारी उनकी है, उस पर प्रश्न चिन्ह है। सोर्स हमें यह बता रहे हैं कि उनकी जो सर्विसेज है टर्मिनेट इसलिए हुई थी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज डिस्कवर्ड इन द कंपनी। अब भाई जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें टर्मिनेशन जो एम्प्लॉय का होता है उसमें यह लिखा जाता है कि अगर आप किसी इंप्रॉपरिटी की वजह से आपके सर्विसेज टर्मिनेट किए जाते हैं तो आपकी जो इक्विटी है, जो आपके ईसॉप्स हैं, वो भी क्लॉड बैक हो जाएंगे, मैंने वो कंपनी वापस ले लेगी, शायद आपको पैसे भी ना मिले उसके। यहां तक बात अब पहुंच चुकी है। भाई नंबर क्या थे यार? जब नंबर कम होता है ना, बात उतावले हो रहे हैं यार वो। अरे ग्रोवर जी, नंबर भी बताता हूं, आपकी पत्नी ने क्या किया है, उनके अगेंस्ट जो एलिगेशन है सब समझाता हूं। स्कैम क्या है? स्कैम यह है कि देखिए, कंपनीज हमेशा कंसल्टेंट्स रखते हैं, हायरिंग मैनेजर्स रखते हैं, वो लोगों को स्काउट आउट करते हैं, उनसे बात करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कराते हैं, और जब वो हायरिंग हो जाती है तो उनको कट मिलता है।
तो जब वो हायरिंग हो जाती वो अपना इनवॉइस भेजते हैं। अब हुआ ये कि श्रीमती जी के पास ये सारे इनवॉइसेज आए बहुत सारे कि भैया हायरिंग हुई है, तो ये इनवॉइसेज आए, हायरिंग इनवॉइसेज है, कंसल्टेंट्स के इनवॉइसेज हैं, उनके पेमेंट वो डायरेक्टली करवा भी देती थी क्योंकि भाई वही तो सब कंट्रोल कर रही थी। इंटरिम फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग यह पता लगाया गया है कि एक टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 53.25 करोड़ रुपीस वाज मेड टुवर्ड्स वेंडर्स। सही बात है भाई, वेंडर्स तो बड़े बड़े कंपनी में होते ही है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, यहां वेंडर था ही नहीं, ये सारे फिक्टिशियस वेंडर्स थे और ये सारा फर्जीवाड़ा करते करते कंपनी को कम से कम 10-11 करोड़ का तो फटका लगा ही है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसमें 3.77 करोड़ ऐसे वेंडर्स को जा चुका है जिनकी ईमेल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, बैंक ब्रांच, लोकेशन सब कुछ एक ही जगह पानीपत में है, जो हैपेंस टू बी माधुरी जैन का होम टाउन। तो अश्नीर ग्रोवर का दिमाग और माधुरी जैन की डेयरिंग, क्या इसमें दोनों का हाथ था या एक, ये तो फुल एंड फाइनल रिपोर्ट अभी हमें बताएगी जो ग्रोवर जी को अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया, पहले तू ये क्लियर कर ले। यही तो ग्रोवर जी, यही तो काम चल रहा था। लग रहा था कि कंपनी को अंदर से बेचा जा रहा था, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से यह भी पता चला है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आज के रिपोर्ट में छपा है, दैट कंपनी फंड्स को इस्तेमाल किया जा रहा था पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए, बाइंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए, फैमिली ट्रिप्स टू यूएस एंड दुबई। वाह वाह, भारत पे के नाम पे अपने अच्छे दिन। आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? अब यही तो प्रॉब्लम हो जाता है अश्नीर जी, लोग ड्रंक ऑन पावर रहते हैं, तब तो ड्रंक थे ही, और अब पावर हाथ से फिसलने के बाद भी ड्रंक है। ये खबर टूटते ही, ये खबर सामने आते ही भाई माधुरी जैन ने ट्विटर पे दे दनादन वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया और गाली गलौच करनी शुरू कर दी, लिटरली एकदम। कांग्रेट्स सुहेल एंड भाविक एंड शाश्वत, नाउ यू मे इंडल्ज इन योर ड्रंकन orgies without having to wait for me, a righteous lady, to leave office. Slow clap and treat women like objects that I have been treated in the whole episode, with male chauvinistic board supporting you, and drink and smoke the office and burn the place down, for you have no pain for what Ashneer Grover has built single-handedly, and you snatched, छीन लिया तुमने भारत में मेरे पति से, जो कि फैक्ट नहीं है वैसे। एंड दीज पीपल, सुहेल सिटिंग ऑन गवर्नेंस रिव्यू, पासिंग जजमेंट ऑन मी, ग्रेट वर्क बाय सिकोया एंड हर्षजीत सेठी एंड चेयरमैन रजनीश कुमार फॉर अ परफेक्टली एग्जीक्यूटेड विच हंट विथ योर अकम्प्लिसेस। Hell hath no fury like a woman scorned, शेक्सपियर ने सही बोला था। इतनी क्रोधित, इतने गुस्से में पुराने पार्टी के वीडियोस लगाने की कोशिश की गई है, ये दिखाने के लिए कि देखिए यहां तो सिर्फ पार्टीज होती हैं, ऑर्जीज होती है, ड्रंकन ऑर्जीज होती है। अब इसमें कुछ इलीगल तो है नहीं, लेकिन कहीं भी अपने डिफेंस में ये नहीं बोला कि मेरे अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वो बिल्कुल फॉल्स हैं और मैं सू करूंगी और मैं लीगल एक्शन लूंगी, उसके बारे में नहीं है, सिर्फ फ्रॉथिंग ही हो गई है। बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। और वैसे में भी मैम, अगर एटमॉस्फेयर इतना टॉक्सिक था, अगर इतना शॉविनिस्टिक था, तो आप क्या कर रही थी इतने दिन? आप तो ऐसे में भी अंटू चंटू नहीं थी, यू वर द वाइफ ऑफ द मोस्ट विजिबल को फाउंडर ऑफ भारत पे, तब तो सन्नाटा था। अब अश्नीर भाई तो जानते हैं कि भाई उनका भी टाइम बर्बाद हो रहा है, उनका भी टाइम खराब आ रहा है, क्योंकि अगला नंबर तो उनका हो रहा था। अभी तक कंसिलिएटरी टोन्स चल रहे थे, भाई वी विल इंटरनली सॉर्ट इट आउट, एमिकेबली सॉर्ट इट आउट, 4,000 करोड़ रुपए बस तुम हमको दे दो, हमारा इक्विटी ले लो 9-10% जो भी हमारा है। लेकिन अब बीबी की इक्विटी जा रही है, बीबी की नौकरी चली गई है, अब फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो अब ट्रैक बदल लिया है ग्रोवर जी ने। ये शार्क टैंक का नेक्स्ट वर्जन चल रहा है। दो चीजें कर रहे हैं वो अब, एक जो हर कोई अच्छा पॉलिटिशियन करता है, ये सब आपस में मिले हुए हैं। ग्रोवर जी ने अब एक आर्बिट्रेशन प्ली विद सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जिसे SIAC कहा जाता है, यह बोलकर फाइल किया है कि कंपनी की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनके खिलाफ वो इलीगल है, वो वो उनको बस हटाने के लिए ही बनाई गई है। इसमें वो बार बार एक ही चीज एलेज कर रहे हैं कि न्यूमरस रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन के बावजूद भारत पे ने उनको अपना पक्ष रखने को नहीं दिया है इस इन्वेस्टिगेशन पे, और यह केस आगे ही बढ़ा जा रहा है। मैं कोट कर रहा हूं इस केस से, द रिव्यू कमिटी दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द शेयर होल्डर अग्रीमेंट कंटिन्यूज टू एक्ट टू द डेट्रीमेंट ऑफ द क्लेमेंट, व्हिच इज ग्रोवर हिमसेल्फ। द क्लेमेंट स्टैंड्स टू सफर एक्सट्रीम प्रेजुडिस इफ द ऑपरेशन ऑफ द रिव्यू कमिटी इज नॉट प्रिवेंटेड एंड स्टैंड्स टू सफर इररिपेरेबल हार्म एंड डैमेज। हम भी चाहते हैं कि टैलेंट आए, आगे आए। टैलेंट ही टैलेंट है ग्रोवर जी, सारा का सारा टैलेंट आपका वापस आ रहा है, दिख रहा है। दूसरी बड़ी चीज जो ग्रोवर जी कर रहे हैं, ऑफेंसिव इज द बेस्ट डिफेंसिव। भाई उन पर गलत हुआ है, ही इज द रॉन्ग्ड पार्टी।
वो गलत नहीं कर रहे हैं। तो इतना सब जो महाभारत चल रहा है उसके बीच में ग्रोवर जी ने एक एकदम सिंटिलेटिंग लेटर, एक अटैक लॉन्च कर दिया चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ भारत पे के बोर्ड रजनीश कुमार पर ही अटैक कर दिया, और भाविक जो उनके को फाउंडर थे। ग्रोवर कह रहे हैं कि रजनीश कुमार जो कि चेयर हैं, ही इज बायस्ड, ही इज प्रेजुडिस्ड एंड कोलाडिया इज अब्यूजिव, माने उनके जो को फाउंडर थे, स्टेटिंग कि भैया उन्होंने ग्रोवर के साथ गाली गलौज की थी। अब रजनीश कुमार कल के तो है नहीं है, जब ये ग्रोवर चड्डी में खेल रहे थे तब से उन्होंने बैंकिंग संभाली हुई है, एसबीआई फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, लोगों को कैसे हैंडल करना है, सरकार को कैसे हैंडल करना है बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो उन्होंने तो सीधे चार्जेस रबिश कर दिए, स्टेटिंग अगर किसी को भी बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम है उनसे वो सीधे स्टेप डाउन कर देंगे, लेकिन ये सब उल्टी सीधी चीजें वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। ग्रोवर जी भी सीरियस हो गए अपने लाइफ में जब जनवरी 28 को भारत पे ने डिस्क्लोज किया दैट उन्होंने एल्वारेज एंड मार्शल को हायर किया था टू कंडक्ट अ गवर्नेंस रिव्यू ऑफ द कंपनी, माने कंपनी में कैसी चीजें चल रही हैं, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस कैसी चल रही हैं, उसको हायर किया गया। उसी के अगले हफ्ते कंपनी ने कंफर्म किया दैट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को भी हायर किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? प्राइस वाटरहाउस कूपर की हायरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी के रूल बुक में यह लिखा हुआ है कि अगर किसी को फाउंडर को सैक करना होगा तो वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स, जिसमें प्राइस वाटरहाउस कूपर्स भी इंक्लूडेड है, उसको बताना होगा कि एक को फाउंडर ने गलती की है। ये बिग 4 ऑडिट फर्म को इंडाइट करना होगा, तभी जाके आप एक को फाउंडर को निकाल सकते हो, और यह काम शुरू हो गया था भारत पे। तो मैं इस डील से आउट हूं। जब से ये प्राइस वाटरहाउस कूपर की बात आई, ग्रोवर जी तो आउट होने की ही कोशिश कर रहे थे। अब देखिए इतना कुछ तू में होने के बाद भी बैक चैनल अभी भी डिस्कशंस और निगोशिएशंस चल रहे हैं कि एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि जब सब कुछ बाहर आएगा, सब कुछ धुलेगा बाहर ना, तो कंपनी को भी नुकसान होगा, ग्रोवर को भी नुकसान होगा। ये चीजें हम और आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बड़े बड़े लोग ना सब सेटलमेंट कर लेते हैं। अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ग्रोवर 2 चीजों के ऊपर अभी भी निगोशिएशन कर रहे हैं। एक कि वो इंडेमनिटी फ्रॉम फ्यूचर लायबिलिटीज चाह रहे हैं कि भैया देखिए फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, फ्यूचर में कोई बात आगे आएगी, जैसा कि हमने एनएससी की स्टोरी में देखा था कि 6 साल बाद चीजें बाहर आ रही हैं। ग्रोवर कह रहा है कि देखो मुझे सील्ड इंडेमनिटी चाहिए कि आगे कुछ भी बाहर आए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। उसके बाद वैल्यूएशन की बात आ रही है। 9.5% ऑफ भारत पे अभी भी उनके पास है, जिसके लिए वो 4000 करोड़ रुपए कैश मांग रहे हैं। कंपनी ने कह दिया बेटा इतने कैश तो ना मिल रहा है ना हमारे पास है भी, तो वो अपना स्टेक किसी और को बेचने के भी सोच रहे हैं और बाहर निकलने की सोच रहे हैं। तो इसमें टिप्पणी करना जरूरी है कि देखिए बड़े बड़े लोगों के लिए रेप्यूटेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ मोटा पैसा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो आनाकानी देख रहे हैं, ये जो वॉर देख रहे हैं, इसको उतने मस्ती से भी मत देखिए। हो सकता है ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है दोनों साइड से कि कौन कितना पैसा एक दूसरे से निकाल सके, अदरवाइज इट इज ऑल नॉइज। केस कोई नहीं कर रहा है, डेफेमेशन कोई नहीं कर रहा है, कोर्ट में कोई किसी और को घसीट नहीं रहा है। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब ग्रोवर जी का भी दोगलापन थोड़ा सा उतारते हैं। ग्रोवर जी को शार्क टैंक इंडिया में बैठाना अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि उनमें वो सारी काबिलियत थी जो एक टीवी शो को चाहिए था। एक रूड जज, एक अब्रेसिव पर्सन, इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग। ग्रोवर के साथ वीसी राउंड करने के बाद बंदा बिजनेस करना छोड़ दे। अरे भाई आदमी ये भी तो बोल सकता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपका आइडिया खराब है, लेकिन ग्रोवर जी तो एक फ्रूट का ठेला खोलता और फ्रूट जूस की दुकान खोलता, सिर्फ नॉर्मल, कुछ नहीं, तो उससे ज्यादा धंधा करता। पता है अपनी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा तो दूसरों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आपने इस प्रोडक्ट पे आधा टाइम, आधा सेकंड भी और बर्बाद किया ना, आपकी जिंदगी बर्बाद हो। ये कातिल अदाएं टीआरपी तो बहुत ले आई, मीम्स तो बहुत ले आई, लेकिन यही अदाओं के वजह से ग्रोवर जी के पत्ते भी खुल गए। हुआ यूं कि नायका का आईपीओ लॉन्च हुआ मार्केट में और सबको यह टिप मिलने लगी कि यह आईपीओ बहुत बढ़िया करेगा और बहुत खुलेगा। अब ग्रोवर जी को भी आया लालच, अपने आप इतना बड़ा कंपनी चला रहे हैं लेकिन और भी पैसा चाहिए, तो इन्होंने भी पैसा लगाने का सोचा। आप और हम कुछ हजार शायद कुछ लाख लगा दें, लेकिन इन्होंने कहा कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर दोनों ने 250 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया। माने पति पत्नी मिलकर 500 करोड़ रुपए लगाएंगे नायका के आईपीओ ऑफर में। लेकिन 500 करोड़ अपने नहीं, ना 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 ना, जो कोटक है ना, तो कोटक बैंक को फोन किया गया और फोन पे बोला गया कि हमें 5
100 करोड़ रुपए चाहिए आईपीओ फाइनेंसिंग के लिए। यह चीज मुझे भी नहीं मालूम थी ऐसी होती है, लेकिन बैंक अभी तक आईपीओ फाइनेंसिंग कराती थी अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को 500 करोड़ भी दे दिया, क्योंकि उसमें से शायद एलोकेशन 5% या 10% भी हो जाएगा, तो भाई आदमी मोटा प्रॉफिट कर लेगा, फिर वो पैसा बैंक में वापस चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि इस बार बैंक ने कहा कि हम आपका ये आईपीओ फाइनेंसिंग नहीं करवा पाएंगे, और बस शार्क टैंक इंडिया का बाप फूट पड़ा। अरे ग्रोवर जी ने फोन पर ऐसा चिल्लाया, एलिजिडली ऐसा चिल्लाया, कहा कि भैया तुम वेल्थ मैनेजर, तुमको तो मैं पुलिस इनकाउंटर में मरवा दूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रोवर जी कह रहे हैं कि ये सब झूठ है, तो अभी मान लेते हैं झूठ है, लेकिन कहा तो यही जा रहा है कि इतनी बुरी तरीके से गाली गलौच हुई, जो फोन कॉन्वर्सेशन फिर रिकॉर्ड होकर वायरल भी हो गई। आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप न्यूज़पेपर और स्टॉक मार्केट को देख के सोच रहे हैं कि ये एक वैल्यूएशन की गेम चल रही है हिंदुस्तान में, तो हम भी इसमें कूदेंगे। वैल्यूएशन का गेम तो है ग्रोवर भैया, और अगर ग्रोवर जी को ये पैसे मिल जाते और कुछ स्टॉक्स भी एलोकेट हो जाते तो मोटा प्रॉफिट भी उनको मिलता। सवाल यह है कि 500 करोड़ रुपए देकर आईपीओ फाइनेंसिंग आज तक लीगल कैसे था? अब जाके रेगुलेशंस आ रहे हैं कि नहीं, आप 1 करोड़ से ज्यादा बोरो करके आईपीओ मार्केट में नहीं लगा सकते हो। लेकिन सोचिए बड़े बड़े लोग कितना सारा करप्शन करते हैं, कितनी आसानी से लोन ले लेते हैं। आप 5 लाख लोन लेने जाओगे तो आपको बैंक जलील करके वापस भेजता है, लेकिन यहां 500 करोड़ रुपए लोग फोन पे ले लेते हैं, उसको आईपीओ पे लगाते हैं, मार्केट में सट्टा खेलते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और उसके बाद जब स्टॉक्स नीचे चले जाती है, जब ये बेच देते हैं, तो मिडिल क्लास बोलता है यार हमारे कुछ हजार रुपए वाले स्टॉक्स थे वो 50% नीचे आ गए हैं। लेकिन हम इस पर भी कोई आउटरेज नहीं करते हैं, लेकिन आउटरेज हुआ कम से कम उस फोन कॉन्वर्सेशन के ऊपर जहां ये जान से मार देने की धमकी दी एलिजिडली अश्नीर ग्रोवर ने। तो उसके बाद पत्ते खुलने लगे, सच अब धीरे धीरे सामने आने लगा कि अश्नीर धीरे धीरे बहुत सारे और भी काम कर रहे थे। भारत पे के एग्जिस्टिंग को फाउंडर शाश्वत और सुहेल को काफी दिनों से वो साइडलाइन कर रहे थे, लोगों को यही कह रहे थे कि सब उनका ही करा धराया है। हाँ, और यहां जो शार्क टैंक में जिनके कंपनीज ने अश्नीर ने इन्वेस्ट किया है, भैया वो थोड़े से सावधान रहे। कई रिपोर्ट्स आने लगी कि भारत पे कल्चर बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, ग्रोवर बहुत रूड है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इतनी बुरी तरीके से लोग ट्रीट होते हैं कि वो भारत पे छोड़कर बहुत सारे लोग बाहर भी निकल गए हैं। सिक्वेयर कैपिटल के एमडी हर्षजीत सेठी जो भारत पे में 19% के स्टेक होल्डर हैं, अगस्त 2020 में उनके साथ भी आनाकानी हुई है, झगड़े होने की बात सामने आई। या मेरे को एक बात बता। जी बताइए सर। तो तुम्हारे माँ बाप ने अभी तक कूटा नहीं? कूट दिया होता तो थोड़ी सी तमीज, थोड़ी सी ह्यूमिलिटी भी आ जाती। टैलेंट तो कूट कूट के भरा था, लेकिन थोड़ी ह्यूमिलिटी होती तो शायद बात आज यहां तक नहीं पहुंचती। भारत में भी अब पीडब्ल्यूसी को ऑडिट के लिए बुला दिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि को फाउंडर ऑफ द कंपनी को बाहर निकालने के लिए बिग 4 की ऑडिट होनी जरूरी है, और बिग 4 का मतलब है अर्न्स्ट एंड यंग, डेलॉयट, पीडब्ल्यूसी या फिर केपीएमजी। इनके रिपोर्ट पे अगर यह बात सामने आती है कि अश्नीर को मालूम था कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, 50 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, या फिर किसी दूसरे फ्रॉड में उनका हाथ निकलता है, या फिर उनका व्यवहार कंपनी के लिए डैमेजिंग निकलता है, तो उनकी भी छुट्टी हो सकती है भारत पे से, जिसको उनकी पत्नी क्लेम करती है उन्होंने अपने ही हाथों से बनाया, बाकी सब तो वहां ऐसे ही बैठे हुए थे। मेरी तरफ से तो नो नहीं है, मतलब ये आप 10 बारी और भी आ जाएंगे ना, मैं तब भी नो ही बोलूंगा। अब सोचिए भारत पे ने अश्नीर को नो बोल दिया, एक बार नहीं 10 भी नो बोल दिया, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे ग्रोवर जी अपने आप में अब वायरल सेंसेशन बन चुके हैं, आए दिन उनके नाम पर मीम्स बनती हैं। व्हाट इफ अश्नीर वाज दिस, व्हाट इफ ही वाज माय हस्बैंड, व्हाट इफ ही वाज माय टीचर। सोशल मीडिया में तो ऐसे में भी धमाका मचा चुके हैं। अगला स्टॉप तो बिग बॉस का हाउस है। आप कूद तो गए हैं, बट हाथ पांव कैसे चलाने आपने कुछ सीखा ही नहीं है इसमें। शार्क टैंक पे पिचर्स को तैरना आता हो या ना आता हो, ग्रोवर को तैरना जरूर आता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने यह भी बोला कि अब उनको पॉलिटिक्स में भी जाने का मन है। बिल्कुल सही आइडिया है, कांड तो इतना बड़ा कर ही रहे हैं, अब कांड करने के बाद आदमी कहां जाता है, पॉलिटिक्स में ही तो जाता है। तो एकदम सही डिसीजन है, और हो सकता है इतना फाइनेंस आता है, इतने बड़े बड़े पार्टीज हैं, अरे उनका फाइनेंस देखने के लिए भी तो कोई जरूरत है ना किसी को, तो वो वहां भी सेट हो जाएंगे। लेकिन आप जिस एंगल से भी इसको देख लो, एक चीज तो क्लियर है कि उनको कुछ पनिशमेंट नहीं होने वाली है। जहां तक लीगल प्रॉब्लम्स की बात है, और कोई और भी प्रॉब्लम हो तो कोई ना कोई उनको इंडेमनिटी मिल जाएगी, क्योंकि भैया देखिए सब अपना काम करना चाहते हैं। भारत पे भी नहीं चाहता कि सारे उनके काले चिट्ठे सामने आए। और दूसरी बात जो सोसाइटी की है,
अगर कुछ और भी रॉन्ग डूइंग सामने आती है, अभी तो पत्नी का 50 करोड़ का कांड सामने आया है, अगर और कोई रॉन्ग डूइंग भी सामने आती है, हम माफ कर देते हैं। हम 50 रुपए कोई चोरी करता है तो उसको कूट कूट के रास्ते पे मारते हैं, लेकिन अगर 500 50,000 करोड़ का भी कोई स्कैम करता है तो वो व्हाइट कॉलर स्कैम बन जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 500 करोड़ का लोन लेके आप मार्केट में खेल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 करोड़ का घपला किया है आपने कंपनी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 5 लाख का लोन या 50 लाख का लोन बैंक में लेने जाओ तो आपको ऐसे जलील किया जाता है जैसे आपके ऊपर इतना बड़ा फेवर किया जा रहा है। 500 रुपए का हिसाब आपको इनकम टैक्स को देना पड़ता है। हमारे सीए कहते हैं कि देखिए 500 रुपए तक का हिसाब रखिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपको 500 रुपए के बिल के बारे में भी सवाल कर सकती है। इससे और क्या बताएं कि बड़े आदमी के लिए क्राइम कुछ और ही है, छोटा आदमी हमेशा पिसने के लिए तैयार है। कहीं भी देख लीजिए, इतिहास के पन्ने टटोल लीजिए, कितनी बार ये बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉडस्टर्स पकड़े गए हैं। कुछ तो आज भी बाहर आराम कर रहे हैं, आराम से देश से बाहर निकल जाते हैं, और जो देश में हैं, जिनके कभी चिट्ठे खुल रहे हैं, उनके साथ भी क्या होता है देख लेते हैं।